हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और साथ में फरीदाबाद की पूरी टीम का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। सब साथियों को धन्यवाद। कुछ सोनू जी ने लगातार जितनी जो बातें थी वो स्वागत तो तालियों में तो कमजोरी ना रखो, बाकी तो जो बात है वो है। ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, जैसे जांगड़ा जी ने बता दिया, विस्तार में समझा, शायद समझा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे से ज़्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठे हुए हैं। बस मैं एक महापुरुष की बात कहूँगा जिनका नाम जगदेव प्रसाद कुशवाहा था। उन्होंने एक बात कही थी कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। साथियों, उन्होंने किन 90% की बात करी है, हमें उस चीज़ को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम यही नहीं समझ पाएंगे कि जिनकी बात उन्होंने 90% में करी है वो लोग हैं कौन, तो हम एक दूसरे के साथ बैठकर भाईचारा नहीं बना सकते हैं। और जिस देखिए देश आज़ाद हुआ, ना तो धन धरती बटी, ना ही कोई मान सम्मान मिला उस 90% को, लेकिन जो राजपाट की बात जो बाबा साहब अम्बेडकर अपने संविधान में एक वोट का अधिकार देकर गए और उन्होंने कहा कि ये हर समस्या के समाधान की चाबी है राजनीतिक सत्ता, उसको लेकर आज जीतू भाई अग्रसर हैं। वो चाहते हैं कि हर बार पटना विधानसभा से SC, ST और OBC के लोगों को जाति के नाम पर ठगा गया है, उनकी वोटों को हथियाया गया है और कोई भी कार्य आज तक उनके हित में नहीं किया गया है। साथियों, जब तक कोई अपने क्षेत्र से मजबूत आवाज़ विधानसभा नहीं पहुंचेगी, अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली आवाज़ विधानसभा नहीं पहुंचेगी, तो विधानसभा में हमारी बातें नहीं होंगी। क्योंकि हम रोड पे चाहे कितना ही चिल्ला लें, लेकिन जो अधिकार बनते हैं वो विधानसभा और लोकसभा में जाकर बनते हैं। और एक शख्स जो इस भारत की राजनीति में और एक 18वीं लोकसभा में जो जीत के गया है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी, मैं उनकी टीम का एक छोटा सा सिपाही हूँ, उन्होंने दर्शाया है, उन्होंने पहले ही भाषण में उस तमाम जो वहाँ सांसद थे, चाहे विपक्ष के हों चाहे पक्ष के, उनको बताने का काम किया कि आज आपके सामने एक अम्बेडकरवादी जो 90% 85% की बात करने वाला व्यक्ति आज वो पहुंच चुका है। उन्होंने चाहे SC की बात हो चाहे OBC की बात हो, उन्होंने सारी बात की। साथियों, सोचने वाली बात है आखिरकार कहाँ कमी रही है हम लोगों के अंदर जो हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि एक तो हम जातियों के नाम पर इतनी बुरी तरह बांट दिए गए हैं कि हम एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, हम जातियों में भी गोत्र को लेकर इतनी बुरी तरह बैठे हुए हैं कि उनमें भी हमारा भाईचारा स्थापित नहीं हो पा रहा है। और धार्मिक उन्माद को आप देख ही रहे थे इसमें किस तरीके से फैला हुआ है। साथियों, मैं बस यही कहूँगा, अगर अपनी दशा और दिशा दोनों को बदलना चाहते हैं तो आप अपने अपने क्षेत्र से, ना किसी पार्टी से बने। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आप किसी पार्टी से भले ही मत बनिए, लेकिन जब आप अच्छे अच्छे कैंडिडेट चुनकर विधानसभा में भेजेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। साथियों, बहुत से लोग भ्रमित करते हैं कि हमारे पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, हमारे पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, जो मुख्यमंत्री बनता है वो एक MLA ही तो होता होगा, MLA होता होगा ना। जब आप सोच के देखिए, आप प्रत्येक विधानसभा में घूम कर और उस वंचित शोषित समाज को समझाने का प्रयास करेंगे कि आप अगर अपने कैंडिडेट को, जो मजबूत कैंडिडेट है, जिताने का काम करेंगे, हो सकता है ये व्यक्ति जाकर MLA बन सकता है। क्योंकि एक MLA ही प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है और एक सांसद ही देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या इससे अलग पावर होती है इन लोगों के पास? लेकिन हमको गुमराह किया जाता है, हमसे कहा जाता है आज जीतू भाई संघर्ष कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टियों के आएंगे, वो कहेंगे कि इसके पास कुछ नहीं, इसके पास कुछ नहीं है और अपनी वोट को गड्ढे में ना डाला है। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, उतना ही डर उनके अंदर होता है, क्योंकि माननीय साहब काशीराम जी ने जब पार्टी बनाई और उन्होंने राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करी तो हमारे लोगों को ऐसे ही गुमराह किया गया था। लेकिन हमारा एक एक वोट एक आंदोलन होता है। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम जानते हैं अगर किसी विधानसभा में 5000 वोट डाले गए हैं और दूसरी बार अगर वो वोट 3000 आ जाए तो सामने वाली जो विरोधी ताकतें हैं
उनको पता लग जाता है कि 2000 हमने अम्बेडकरवादियों का कत्ल कर दिया है। लेकिन अगर वो 5000 वोट 7000 में तब्दील हो जाए, चाहे हमारा कैंडिडेट हार जाए, लेकिन उनकी जड़ें हिल जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि 5000 के बाद 2000 नए अम्बेडकरवादी और बनकर तैयार हो गए हैं और आने वाले समय में ये किसी भी मुकाम पर जाकर राजनीतिक हिस्सेदारी में अपना हिस्सा लेंगे। साथियों, देखिए आज के समय में जो एससी समाज है वो जागरूक कम होती जा रही है और इसी का नतीजा है कि उन्होंने अपनी राष्ट्रीय पार्टी भी इस देश में बनाई और मजबूरन विरोधी पार्टियों को भी आज एसटी चाहे एसटी के लोगों को सम्मान देना पड़ रहा है। लेकिन जब एसटी के लोग मजबूती से ओबीसी समाज की बात उठाने लगे तो हरियाणा सरकार ने आपने देखा होगा, जब उनको लगा कि आज के समय में ओबीसी समाज भी जागरूक होता जा रहा है तो आपको गुमराह करने के लिए उन्होंने 2 महीने के लिए आपके समाज से, ओबीसी समाज से एक मुख्यमंत्री आपके बीच में नमूना पेश कर दिया ताकि आने वाले विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि उनको पता है जो एससी समाज है वो गुमराह होने वाला नहीं है। इस लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि एससी समाज ने इस बीजेपी की जड़ों को हिला के रख दिया था। जहां ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे कैंडिडेट वहां जीतेंगे, वहीं से इस एससी समाज ने अपनी जागरूकता के बलबूते लोगों को समझा कर उनको हराने का काम किया। लेकिन ये नमूना पेश करते हैं, जैसे अभी नायब सिंह सैनी को नमूना पेश किया है, 2 महीने बाद आपसे कहा जाएगा कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा यही होंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको याद दिला दूं, पंजाब के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था इलेक्शन से पहले, लेकिन इलेक्शन के बाद ना तो उनका चेहरा रहा ना उनका नाम रहा और हमारे लोगों के वोटों को हथियाने का काम किया। साथियों, जांगड़ा जी मेरे से बहुत सीनियर हैं, मेरे पिता तुल्य हैं और इतना संघर्ष उन्होंने किया है। ये हरियाणा के इस छोर से आकर और इस छोर पर आकर बसे हैं और लोगों को समझाने का यहाँ भी काम कर रहे हैं। साथियों, जब तक राजनीति में हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी, ना तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो सकती है, ना हमारा अधिकार सुरक्षित हो सकते हैं। आज हमें गुमराह किया जाता है, आरक्षण के नाम पे गुमराह किया जाता है। ओबीसी के लोगों को, बीसी के लोगों को कहा जाता है कि ऐसे समाज के लोग आपके आरक्षण को खा रहे हैं, लेकिन कभी उनको ये नहीं बताया जाता कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है वो आपने पूर्ण रूप से लागू क्यों नहीं की। जहां इस देश में जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात की जाती है, आज देश का ओबीसी 52% की आबादी से भी ज्यादा होने वाला है। आखिरकार ये लोग जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हैं, ताकि ओबीसी को उसकी जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व देना नहीं पड़ जाए। बस ये आपको गुमराह करते रहेंगे धर्म के नाम पर, आपको गुमराह करते रहेंगे जाति के नाम पर, आपके दिमाग में फितूर घुसाते रहेंगे कि आप लोगों के अधिकारों का हनन कोई कर रहा है तो एससी समाज कर रहा है। और एससी समाज में भी जो जातियां हैं उनके बीच में जाकर ये लोग कहते हैं कि आपके अधिकारों का अगर कोई हनन कर रहा है, आपकी अगर रिजर्वेशन को कोई खा रहा है, आपके अधिकार को कोई खा रहा है, तो वो एससी जाति में नहीं, चमार जाति के लोग हैं। क्योंकि चमार जाति के लोगों ने इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे पहले और तमाम बहुजन महापुरुष, चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज हो, संत गाडगे महाराज हो, टीवी रामदायकर स्वामी हो, चाहे हमारे क्रांति दूत ज्योतिबा फूले जी क्यों ना हो, उन सबको सबसे पहले अगर समझने का प्रयास किया तो एससी समाज में भी चमार जाति ने किया और आज वही जाति इस देश में सभी धर्मों के, सभी जातियों के अधिकारों के लिए डटकर मुकाबला कर रही है। साथियों, जब तक ओबीसी समाज इस बात को नहीं समझेगा कि इस आपसी लड़ाई से ज्यादा हमारे अधिकारों की बात होनी चाहिए, आप धर्म की बात ना करके हमारे अधिकारों की बात करिए, आप उनसे सवाल करिए। आखिरकार A ग्रेड की नौकरियों में आपने 27% रिजर्वेशन BC को दिया हुआ है, आखिरकार A ग्रेड की नौकरियों में हमारा प्रतिनिधित्व है कितना? 0.1% से भी कम आप लोगों के हैं। 2-4 गिने चुने लोग आज A ग्रेड की नौकरियों में हैं, B ग्रेड की नौकरियों में गिने चुने लोग हैं। और C और D की बात करूं तो जिस प्रकार से आजादी से पहले जब हम लोगों को अछूत कहा जाता था, हम लोगों को शूद्र कहा जाता था, हमसे काम लिया जाता था और साहूकारों के वहां पर हमें बंदी बनाकर हमसे काम लिया जाता था और काम के बदले हमें थोड़ा सा अनाज देकर हमारे घर परिवार का भरण पोषण होता था। वो गुलामी जो हम खेतों में किया करते थे, वो मजदूरी जो हम खेतों में किया करते थे, इन लोगों के जो आरएसएस का एजेंडा है उनको आज ये बात समझ में आ चुकी है कि ये लोग आज किसी भी प्रकार से काबू में आने वाले नहीं है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में वो अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार, जो कलम की ताकत से ये किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।